ये देखिए, ये इंडिया से वेस्ट की तरफ ये है उरुग्वे और ये है चिली। अब उरुग्वे के अंदर एक ओल्ड क्रिश्चियंस क्लब की एक रग्बी टीम थी, इसको सैन डिएगो चिली जाना था मैच खेलने के लिए। तो एज पर प्लान इनको 12 अक्टूबर 1972 को उरुग्वे के करास्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, वहां पे एक प्लेन था, इसको पकड़ के मॉर्निंग में 8 बजे चिली के लिए निकलना था। अब ये जो प्लेन था, इसको उरुग्वे की इस लोकेशन से चिली में यहां पे पहुंचना था और ये बीच में यहां पे थी एंडीज की पहाड़ियां। ये जो प्लेन था, इसमें टोटल 45 पैसेंजर्स थे। उरुग्वे से चिली जाते टाइम एंडीज की पहाड़ियों में प्लानचोन पास पड़ता था। इस एरिया में बहुत जल्दी वेदर चेंज हो जाता था। यहाँ पे जो माउंटेन्स रहते थे उनकी भी बहुत ज्यादा हाइट रहती थी। इस एरिया के अंदर जाते समय नेविगेशन में भी काफी दिक्कत आती थी। अब होता क्या है कि सुबह सुबह ये लोग उरुग्वे के एयरपोर्ट से निकलते हैं, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद ही वेदर जो है वो काफी खराब हो जाता है। ये जो प्लेन था, ये प्लेन पहुंचता है प्लानचोन पास और ये लोग प्लेन की हाइट कम करने लगते हैं, वो भी ऐसे एरिया में जहां पे ऑलरेडी जो माउंटेन्स हैं उनकी हाइट बहुत ज्यादा है। इनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि जो इनका प्लेन है वो एंडीज की पहाड़ियों में ही है। तो प्लेन जो था वो पहले तो एक एयर पॉकेट से जाके हिट करता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा टर्बुलेंस हो जाता है प्लेन के अंदर। टर्बुलेंस के बाद जो को पायलट था, इस प्लेन को और ऊपर करने की कोशिश करता है और एक और झटका लगता है और प्लेन और नीचे आ जाता है। पहाड़ जो थे वो आसपास बहुत उनकी हाइट थी और प्लेन की हाइट बहुत ज्यादा कम थी। अब इसकी वजह से जो प्लेन था उसका राइट विंग एक माउंटेन से टकरा के टूट जाता है। उसके बाद दूसरा जो लेफ्ट विंग था वो भी टूट जाता है और आधा प्लेन टूट के 350 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सीधे जमीन में आके गिरता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है, 5 लोगों की तो तुरंत डेथ हो जाती है और जो 7 लोग थे उनका पता ही नहीं चलता कि वो इस एक्सीडेंट के बाद गए कहां। तो ये जो टोटल 45 पैसेंजर थे प्लेन के अंदर, इस एक्सीडेंट के बाद अब खाली 33 बचे थे। अब ये प्लेन क्रैश तो हो गया था, लेकिन ये जितने 33 पैसेंजर थे ये बहुत ही श्योर थे कि प्लेन क्रैश हुआ है। इसकी खबर जो है वो आसपास में फैल गई होगी और आज रात की बात है। बाकी कल तो टीम आई जाएगी, बस कुछ घंटों की बात है, जैसे तैसे करके हमें रात काटनी है। लेकिन ऐसा सोचना इनकी सबसे बड़ी भूल थी। अब इधर ये सारी चीजें चल रही थी, दूसरी तरफ चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे में ये सारी खबर पहुंच चुकी थी कि यहां से एक प्लेन गायब हो गया, उसके जो पैसेंजर हैं वो भी नहीं मिल रहे हैं। और जो लास्ट लोकेशन थी, जो लास्ट बात हुई थी, उस लोकेशन के ऊपर उरुग्वे, चिली और अर्जेंटीना के जो प्लेन थे वो सर्च ऑपरेशन जो था वो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब ये सर्च ऑपरेशन चल रहा था तो इसी बीच में एक प्लेन इनके ऊपर से निकलता है। तो ये सारे लोग भाग के बहुत ज्यादा हल्ला करते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन वाला प्लेन था वो देख नहीं पाता है। दोबारा फिर से एक प्लेन निकलता है, लोग खूब हल्ला वगैरह इशारा करते हैं, लेकिन वो भी नहीं देख पाता क्योंकि इनका जो प्लेन क्रैश हुआ था वो व्हाइट कलर का था और चारों तरफ व्हाइट पहाड़ियों के बीच में व्हाइट स्नो के अंदर व्हाइट कलर का प्लेन जो था वो उसके अंदर धंसा हुआ था, तो उसका मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो ये सारी चीजें लोग डिस्कस भी करते हैं कि प्लेन भी व्हाइट है तो मिलना बहुत मुश्किल होगा। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि अगर हम किसी तरीके से प्लेन के ऊपर SOS लिख दें तो शायद इन लोगों की जो नजर है वो हम पे पड़ जाए और हमें आसानी से रेस्क्यू किया जा सके। ये जितनी भी लड़कियां थी प्लेन के अंदर, उनकी लिपस्टिक और नेल पेंट इकट्ठा करते हैं और प्लेन की छत पे SOS लिखना स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये आधा ऐसी बना पाते हैं कि लिपस्टिक और नेल पेंट जो था वो खत्म हो जाता। अब सर्च ऑपरेशन ये सारी कंट्रीज के जो पायलट थे वो कर तो रहे थे, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि मौसम इतना ज्यादा खराब था। सबको लग रहा था कि प्लेन अगर मिल भी जाएगा तो उसके अंदर जो पैसेंजर हैं वो जिंदा नहीं होंगे। तो वो भी सोच रहे थे जब मौसम सही होगा, बर्फ कम होगी, तब ढूंढ लेंगे इनको। लेकिन इंटरनेशनल कन्वेंशन के हिसाब से जिस कंट्री से प्लेन गायब हुआ है उसे 10 दिन तक कॉन्टिन्यूअसली सर्च ऑपरेशन करना होगा। तो ये लोग सर्च तो कर रहे थे लेकिन उतने मन से नहीं कर रहे थे और इधर ये लोग जो वेट कर रहे थे, इनका एक दिन और ऐसे निकल जाता है, फिर से रात हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन हो रहे थे इनकी परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ रही थी और ऐसे करते करते डेट हो गई थी 21 अक्टूबर 1972। खाना था नहीं, सारे के सारे वीक हो गए थे, यहां तक कि चल भी नहीं पा रहे थे। सब के सब बैठ के बस हेल्प का इंतजार कर रहे थे और सेम डे वीकनेस की वजह से रग्बी टीम मेंबर की एक सिस्टर थी, उसकी जान चली जाती है और इस इंसिडेंट के बाद 28 में से सिर्फ 27 लोग बचे थे क्योंकि इनको पता नहीं था कितना दिन लगेगा। तो खाना ये उतना ही बांट रहे थे जितना खा के इंसान जिंदा रह सके। तो वो खाना बंटने के बाद भी बहुत लोगों को भूख लग रही थी, तो कुछ लोगों ने तो जो सीट का लेदर कवर होता है उसको खाना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग भी बीमार पड़ गए थे और जिसकी वजह से बाद में डिसाइड हुआ कि कोई भी सीट का कवर नहीं खाएगा। और उसी में एक टेक्निकल बंदा था मार्सेलो, जो ट्राई करता है कि रेडियो को कैसे भी बैटरी वगैरह लगा के सही किया जा सके ताकि हेल्प आ सके। तो जैसे तैसे करके कई दिनों के बाद मार्सेलो जो था उसने रेडियो को बैटरी से कनेक्ट करके ऑन कर लिया था, लेकिन इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि इधर से सिग्नल नहीं जा पा रहे थे। बस चिली के अंदर कुछ रेडियो स्टेशंस को वो पकड़ पा रहा था, तो वहां की जो न्यूज वगैरह थी बस वो ये लोग सुन पा रहे थे, इधर से कोई मैसेज नहीं जा पा रहा था। और फिर एक दिन मार्सेलो रेडियो को कंटिन्यूअसली सुन रहा था और वहीं पे वो एक खबर सुनता है कि उरुग्वे की जो रग्बी टीम वाला जो प्लेन था उसका सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया है। अब रेडियो पे ये चीज सुन के मार्सेलो जो था वो सबको इकट्ठा करता है और कहता है कि गाइस एक गुड न्यूज
है। अब सब लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और जैसे ही सब लोग इकट्ठा होते हैं तो मार्सेलो कहता है कि गुड न्यूज ये है कि सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया गया है। अब इसको सुन के लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन ये कहता है कि गुड न्यूज ये इसलिए है क्योंकि अब यहां से ये चीज कंफर्म हो गई है कि यहां से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो हमें खुद निकलना होगा, कोई हमारी हेल्प करने नहीं आएगा। एटलीस्ट ये चीज तो हमें पता चल गई। अब इसके बाद जो खाना बचा हुआ था वो बहुत ही कम क्वांटिटी का बचा था। लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। लोग डरे हुए थे कि खाना अगर खत्म हो जाएगा तो एक कीड़ा तक नहीं है आसपास कि उसको भी खाया जा सके। खाली एक चॉकलेट का टुकड़ा और एक डिओड्रेंट की ढक्कन में वाइन पी के सारे के सारे दिन काट रहे थे। अब इसके बाद ये जो मेडिकल स्टूडेंट थे वो कहते हैं कि ऐसे काम चल नहीं पाएगा, अगर हमें जिंदा रहना है तो खाने के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा। और अगली लाइन जो इसके बाद ये बोलते हैं, यानी कि जो चीज सजेस्ट करते हैं, उसको सुन के हर कोई हैरान हो जाता है। ये लोग कहते हैं कि बाहर जो डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं उनको हमें खाना पड़ेगा और ये चीज जितना जल्दी हो सके हमें करना पड़ेगा, वरना हमारे में इतनी जान भी नहीं बचेगी कि उन बॉडी तक पहुंच के उनको काट के खाने लायक भी हम बचे। लेकिन ये बात सुन के हर कोई अचंभे में था। कोई लोग तो गुस्सा हो जा रहे थे। कोई कहता कि मेरी सिस्टर बाहर पड़ी है, कोई कहता मेरा दोस्त बाहर पड़ा है, उनको हम कैसे खा लें। एक बड़ा एवलांच आ जाता है वहां पे और उसी एवलांच में 8 लोगों की जान चली जाती है और इनका सारा जो अरेंजमेंट था वो खत्म हो जाता है। अब इस इंसिडेंट के बाद सिर्फ 19 लोग ही जिंदा बचे थे और इन 19 बचे हुए लोगों के लिए चलना तक मुश्किल हो रहा था। अब इसके बाद कुछ और दिन होते हैं और इंतजार करते करते 3 और लोगों की जान चली जाती है। अब टोटल बचते हैं 16 लोग। इन लोगों को ये चीज समझ में आ गई थी कि अब बाहर से कोई मदद नहीं आने वाली और अगर इन्होंने अब कुछ नहीं किया तो ये लोग भी मारे जाएंगे और अपनी मदद खुद ही करनी पड़ेगी। इसके बाद जो लोग हेजिटेंट थे अपने यार दोस्त फैमिली मेंबर की डेड बॉडी को खाने के लिए, वो भी रेडी हो जाते हैं और खाने लगते हैं। अब इसके बाद ये लोग डिस्कस करते हैं और एक प्लान बनाते हैं के लिए। सबसे पहले ये 16 लोगों में से टीम सेलेक्ट करते हैं कि कौन पहाड़ चढ़ेगा। इसके लिए ये लोग रॉबर्टो कैनेसा, नैंडो पराडो और एंटोनियो विज़इंटिन को सेलेक्ट करते हैं क्योंकि यही 3 थे जो बाकियों के मुकाबले थोड़े ठीक थे फिजिकली। इसके बाद डेट आती है 12 दिसंबर 1972। ये डेट डिसाइड होती है कि इसी दिन इनको जाना है पहाड़ी के उस पार। अब इधर ये दोनों धीरे धीरे करके ऊपर चढ़ रहे थे। 18 दिसंबर को एक दिन इनके ऊपर से प्लेन भी निकलता है। ये लोग बहुत हल्ला करते हैं, इंडिकेटर वगैरह जो इन्होंने बनाए थे सब दिखाते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। चढ़ते चढ़ते इनको 8 दिन से ज्यादा हो चुका थे। पहाड़ी के टॉप पे पहुंचते हैं और लकीली एक पहाड़ी इनको ऐसी दिखती है जिसपे स्नो नहीं थी, उस पे हरियाली दिख रही थी और इनको एक रिवर भी दिखती है। ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। करीब 70 दिन से भी ज्यादा हो गए थे इनको यहाँ पे रुके हुए और चलते चलते एक रात और हो जाती है। एक रात वहीं रास्ते में निकालते हैं और वहीं रिवर के साइड में वेट करते हैं। और थोड़ी देर बाद ये लोग जब बैठ के वहां इंतजार कर रहे थे तो एक आदमी रिवर के दूसरी तरफ घोड़े पे बैठ के आता। अब जैसा मैंने बताया रिवर बहुत बड़ी थी, उसमें पानी बहुत ज्यादा बह रहा था, तो पानी की आवाज से ये लोग इधर से कुछ बोल रहे थे तो उधर तक आवाज ही नहीं पहुंच रही थी। तो एक तरफ से दूसरी तरफ कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। ये लोग इधर से इशारा कर रहे थे लेकिन घोड़े पे जो बैठा हुआ था आदमी वो कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। अब इसके बाद अगले दिन वो आदमी दोबारा आता है और इस बार जब आता है तो अपने हाथ में एक पेज और पेन लेके आता है और एक पेज पे लिखता है व्हाट डू यू वांट और इसको एक पत्थर में लपेट के इन दोनों की तरफ फेंकता है। अब उसने जो लिखा था उसको पढ़ के इधर से ये लोग भी पेन से लिख के पत्थर में लगा के उस कागज को फेंकते हैं। उस कागज के अंदर लिखा था आई कम फ्रॉम अ प्लेन दैट फेल इन द माउंटेन्स, आई एम उरुगुएन। ये वो पूरा मैसेज लिखा था पेपर पे। ये मैसेज जब वो पढ़ लेता है तो वो आदमी जो था वो सब कुछ समझ जाता है। उधर से वो कहता है आई अंडरस्टूड और वो जल्दी से लोकल अथॉरिटी को इन्फॉर्म करके हेल्प लेके आता है और इसके बाद इन दोनों को रेस्क्यू कर लिया जाता है, हॉस्पिटल लेके जाया जाता है और फिर ये पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे इनके बाकी के जो 14 दोस्त हैं वो प्लेन में किस जगह पे फंसे पड़े हैं और किस तरीके से इन्होंने टाइम काटा है। और फिर इसके बाद 22 दिसंबर को रेडियो पे न्यूज आती है कि एंडीज में जो उरुग्वे का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके 2 सर्वाइवर मिल गए हैं और इनके 14 साथी जो हैं वो एंडीज की पहाड़ियों में है। और ये न्यूज सुन के ये 14 के 14 खुशी से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। और फिर इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर रेडी किए जाते हैं और इन दोनों से जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, जिनका वेट 30 केजी से भी कम हो चुका था, इनसे बस पूछा जाता है कि आप आईडिया से बता दो कि कहां पे हैं वो लोग। ये दोनों खुद उस हेलीकॉप्टर में पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि हमें एक एक चीज पता है, कहां पे हम जाके बताएंगे। और फिर ये जो हेलीकॉप्टर थे यहां से हर एक पैसेंजर को उठाते हैं और रेस्क्यू करके इनको बचा लेते हैं। 72 डेज तक इतनी एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव करना, वो भी बिना खाने के, एक ऐसी कहानी है जो बताती है कि कोई भी सिचुएशन में अगर आप हिम्मत मत हारो तो किसी भी सिचुएशन से निकला जा सकता है।